क्लास स्टार्ट करते हैं आपको, ठीक है। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? यस स्क्रीन दिख रही है क्लियरली? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट्स हम लोग लेट है ना, और आप लोग का सिलेबस भी पीछे चल रहा है। 3 लेक्चर में केटीजी खत्म करना है, 3-4 लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स भी। कुछ बैचेस हैं जो थोड़ा सा आगे हैं, पर ठीक है, हम कॉप अप कर लेंगे उसका। और थ्योरी और न्यूमेरिकल की आप टेंशन न लीजिए, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या है कि हमारा थोड़ा सा पहला मुलाकात है फिजिक्स के साथ, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक से उठाकर तब आगे तक चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स पढ़ना है, हम लोग को फिजिक्स पढ़ना है नॉर्मल इस लेक्चर में। तो बेसिक बेसिक अगर मैं सवाल करूं आप लोगों से कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं आप लोग से पूछूं सवाल कि व्हाट इज फिजिक्स, तो कोई बताएगा कि फिजिक्स है क्या वाकई में? सब कोई अपने अपने रेस्पेक्ट में ना कुछ चीजें फील करता है। जैसे मैं कुछ फील करता हूँ फिजिक्स के बारे में कि ये चीजें हैं। तो आप लोग बताएंगे जरा कि आप लोग क्या फील करते हैं फिजिक्स के बारे में? एनीवन? ओके, वेरी गुड। स्टडी ऑफ वर्ल्ड, शंकर मिश्रा, ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हाँ, गुड, ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। हाँ, गुड गुड, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो नेचर और नेचर फिनोमेना से डील करती है। जरा थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि क्या चीजें हैं। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन से भी डील करते हैं, और फिजिक्स में ही हम यूनिवर्स की भी बात करते हैं। दिख रहा है? हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी मास देखेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ है। देखिए कितना छोटा सा। और हम यूनिवर्स की बात करें तो लगभग लगभग 10⁻32 मतलब इतनी बड़ी रेंज है ये। क्या है ये फिजिक्स? ये जो रेंज है ना, ये है फिजिक्स। समझ आ रहा है? मतलब फिजिक्स जो है वो बहुत ब्रॉडर, बहुत वाइडर, बहुत डीप इन एस्पेक्ट है। और जैसे आपने बोला कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो नेचर इतना खूबसूरत है ना, तो फिजिक्स भी खूबसूरत होगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी तक आप लोगों ने मतलब फिजिक्स में 11th क्लास में तीन तीन चीजों से डील किया है। एक तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, मैकेनिक्स पढ़ा है ना, जिसमें हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, हाँ, यस सर। हाँ, जिसमें आरबीडी, रोटेशनल बॉडी रन। जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम सारी की सारी चीजें सॉलिड से रिलेटेड पढ़ रहे थे, था ना। पुली था, एजेस थे, बॉल था, जितनी भी चीजें थी हम लोग सॉलिड से रिलेटेड पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर मैकेनिक्स के बाद हमें आया कि फ्लूइड पढ़ा हमने। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो गैस से रिलेटेड होगा, ठीक है। इसीलिए हम आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़ेंगे। हमने सॉलिड के बारे में थोड़ी सी पढ़ ली पहले मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बातें कर ली फ्लूइड के बारे में, इसलिए हमें गैस के बारे में आज जानना है। और गैसेस की प्रॉपर्टीज ना बाकी दोनों से काफी अंतर, क्या चीजें हैं क्या नहीं है वो हम अंदर डील करेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई? अच्छा, जब हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम सॉलिड चीजों से जब डील कर रहे थे तो हमें पता है कि सॉलिड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती है ना। और जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है सॉलिड के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ा सा कमजोर होता है सॉलिड के कंपेरिजन में। इतनी बात समझ में आई? ये तो क्लियर है ना? ओके। अच्छा, तो पेन की थिकनेस और बढ़ा सकते हैं क्या? अच्छा, मैं देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो गैसेस में जब हम देखते हैं तो गैसेस में एक मिनट, जरा मैं पेन की थिकनेस बढ़ा दूं, इसलिए मैं बोला। अ, ठीक करने के लिए ठीक है।
तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हाँ, तो गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो थोड़ा सा वीक होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम आज पढ़ने वाले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखते हैं। हम आज इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या? ठीक है, गैस लॉज के बारे में पढ़ेंगे, आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे रियल गैस और रियल इक्वेशन। ये जो पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी है ना, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी में हमें पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी से ही ज्यादा पढ़ना है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी के इवॉल्व होने से पहले ही कुछ चीजें गैस के बारे में पहले ही दे दी गई थी, गैस लॉज वगैरह ये सब चीजें। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग नोट्स बनाना भी शुरू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ से डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं पूछूं कि एटम की डिस्कवरी किसने की थी? किसने की थी एटम की डिस्कवरी बच्चों? डाल्टन हाँ, डाल्टन ने। कब? 1800। डाल्टन 1803 में। वेरी गुड, वेरी गुड। 1803 में जब डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की, लोग सोचने लगे कि वाह यार, ये क्या चीज है, मतलब मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, और भी सारी चीजें थी। मतलब उस सेंचुरी की ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी मानी जाने की। तो रोल पूछा ऐसा क्या है? तो ऐसा कहा गया कि अगर इस अर्थ पे ह्यूमन का एक्सटींस ह्यूमन अचानक से खत्म हो जाए, या डायनासोर आए अचानक पूरा ह्यूमन को खा जाए, या अर्थ पे मेटेओर्स वगैरह गिर जाए, पूरा अस्तित्व ही मिट जाए, तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम आगे कैरी करना चाहेंगे वो होगी एटम की। क्यों? क्योंकि हम एटम की मदद से काफी कुछ चीजें जान सकते हैं, काफी कुछ स्टडी कर सकते हैं, ऐसा लगा। लेकिन ये बात उतनी सच साबित नहीं हुई। तो हुआ क्या कि 1873 में काइनेटिक थ्योरी आती है। ठीक 70 साल बाद क्या आती है? काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, ये काइनेटिक थ्योरी ना एटॉमिक थ्योरी जो थी उसको प्रमोट कर रही थी। कह रही थी कि जो एटम या जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली मोशन करती है। क्या कहती है? एटम या जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करती हैं? कॉन्स्टेंटली मोशन करती हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अगर कोई चीज मोशन में है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं सॉलिड, लिक्विड, गैस, अभी हमने बोला कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में और भी चीजें हमने बात कर ली। अगर मैं पूछूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के मॉलिक्यूल्स में किसके पास सबसे ज्यादा मोशन होगा? किसके पास होगा? गैस के पास। गैस के पास। हाँ, गैस के पास सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसीलिए हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में पढ़े। इतना इंट्रोडक्शन समझ में आया कि हम ये चीजें क्यों पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यस सर। कनेक्शन हो रहा है ना? Yes, लिंक sir. बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लिंक बन रहा है ना? यस सर। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। तो हम, होता क्या है, काइनेटिक थ्योरी जो थी ना, काइनेटिक थ्योरी बेसिकली बस ये कहती है कि जो गैस की प्रॉपर्टी है वो इस वजह से है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली मोशन करती है। ठीक है, जब हम अगले चैप्टर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे अजम्पशन है, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे जिसमें ढेर सारे अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो उनमें से एक एजम्पशन अभी ये माना गया है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में एब्सेंट। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, गैसेस की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं, उनके बीच में ये फोर्स एब्सेंट है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे गैस को हमने आइडियल गैस में, क्योंकि भाई ऐसी कोई गैस तो है ही नहीं धरती पे जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स हो ही ना। लेकिन हमने ये एजम्पशन माना। तो हमने जब ये एजम्पशन माना तो ऐसी गैस को हमने आइडियल गैस को। ठीक है, ठीक है, अच्छा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो मोशन कर रहा होगा। मोशन एकदम, मतलब एक मॉलिक्यूल है वो इधर उधर ऐसे वैसे भाग रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे वैसे भाग रहा है, कभी ना कभी आके ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। जब भी ये कोलाइड करते हैं ना तो इनकी स्पीड में बदलाव आता है, इनकी मोमेंटम चेंज होने लगती है। अब चूंकि गैस जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं,
हमेशा कोलाइड करते रहते हैं, रैंडमली मोशन है, कभी एक दूसरे से टकराएंगे, कभी वॉल से टकराएंगे, तो हर बार इनकी स्पीड मोमेंटम में चेंज आती है। इस चेंजेस की वजह से हम कभी भी गैस की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़ते, हम गैस की एवरेज प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, गैस की एवरेज प्रॉपर्टीज के बारे में। और गैस की एवरेज प्रॉपर्टीज में हम दो चीज अभी मेनली पढ़ेंगे। पहला होता है मीन फ्री, ठीक है, मीन फ्री पाथ। क्लियर है अभी तक यहाँ पे कि हम किस चीज में आगे बढ़ रहे हैं? गैस की एवरेज प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है मीन फ्री पाथ, और दूसरा चीज क्या होगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, मीन फ्री पाथ क्या होता है? ये कहता है कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive collision, टू consecutive collision, हाँ सॉरी, consecutive, टू सक्सेसिव कोलिजन, मतलब दो कोलिजन के बीच में जो वो पाथ ट्रेवल करेगा उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। समझते हैं क्या है ये, ठीक है, हम समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है एक मॉलिक्यूल, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और फिर हमने और भी मॉलिक्यूल ले लिए, एक ये मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल, ये कोई अलग मॉलिक्यूल नहीं है, एक ही गैस के मॉलिक्यूल है, बस हम उसको इस पार्टिकल को हमें रीड करना है, ठीक है, इसलिए अलग बनाया कलर में, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है यहाँ टेबल के और इससे कोलाइड हुआ, ठीक है, कोलाइड करके फिर इधर मूव हुआ, इससे कोलाइड हुआ, इससे कोलाइड करके फिर इससे कोलिजन किया, इससे कोलिजन किया, इससे कोलिजन किया, ठीक है। अच्छा, जब ये पार्टिकल इससे कोलाइड होकर इससे कोलिजन किया तो ये दूरी ट्रेवल करती है और बहुत फ्रीली ये ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री पाथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा वन। फिर ऐसे ये पाथ है इसका जो फ्रीली ट्रेवल कर रहा है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा टू। फिर ये पाथ है, इसको हम बोलते हैं लैम्डा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, बढ़े आगे, समझ में आ रही है इतनी बातें? सर। Yes, sir. ओके ओके, यस ठीक। सर। अच्छा, ये जो फ्रीली पाथ जो ट्रेवल कर रही है, तो एकदम यहाँ पे, यहाँ से चला और यहाँ कोलाइड हुआ, तो इस पाथ को कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो इसी को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टो वन से, ठीक है, टो से रिपीट करते हैं हम लोग टाइम को, ठीक है। फिर ये पाथ कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो टू बोलते हैं, और ये पाथ कवर करने में इसको कितना टाइम लगा, तो टो थ्री। अब क्या कहता है मीन फ्री पाथ? अच्छा, मीन का मतलब क्या है, एवरेज। तो अगर हम इन सारे डिस्टेंस का एवरेज निकाल दें तो क्या मीन फ्री पाथ आ जाएगा? हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो यही होता है, जो फ्रीली पाथ ये ट्रेवल करती है उनका मीन जो होता है वही होता है इसका मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा मीन इज इक्वल टू लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू लैम्डा थ्री, और जितनी बार वो कोलिजन करके डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो होता है, ठीक है। लैम्डा वन, लैम्डा मीन पता चल गया आपको मीन फ्री पाथ के बारे में? ठीक, तो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम देखते हैं। तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो होता है कि अ, जैसे मान लीजिए कि इस ये टोवन है, इस फ्री पाथ को कवर करने में इसको टाइम लगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं जो तो मीन फ्री टाइम है, जो इसका रिलैक्सेशन टाइम है, उसको हम कहते हैं टो वन प्लस टो टू। मतलब सारे जो टाइम ये कवर कर रहा है उसका हम मीन ले ले तो उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल जाएगा, है कि नहीं? ये एन है, ठीक है, और अपॉन में एन, ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ठंड की वजह से और प्रैक्टिस की वजह से थोड़ा सा ऐसा है, ठीक है। आपको बस समझ में आ रहा नहीं ये चीज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या है? जो ये पाथ कवर करने में जो इसको टाइम लग रहा है उन सबका एवरेज जो है वो हुआ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, आगे चलें। यस। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी आती है 1873 में। काइनेटिक थ्योरी आने से पहले ही
कई सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीजों पे वर्क किया और अपने अपने लॉज दिए हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो लॉज आता है ना वो होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ आता है 1661 में, 1661 में। अच्छा, ये बॉयल्स लॉ क्या कहती है? ये बॉयल्स लॉ कहती है कि अगर गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो जो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर की। क्या कहती है? जो वॉल्यूम है गैस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, तो, sir. तो हम इसे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देंगे। जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं ना, ठीक। तो हम P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्या ये लिख सकते हैं? ये एक ही केस है, बॉयल्स, ठीक है, ठीक। अच्छा, जब ये बॉयल्स लॉ ने अपनी लॉ दी तो उसके बाद से एक कर्व बनाया गया कि देखे भाई कर्व में क्या आता है। जब भी हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाएंगे तो देखे कि क्या होता है। अच्छा, जब प्रेशर और वॉल्यूम का हम कर्व बनाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। तो जब ग्राफ बनाया गया तो ग्राफ कुछ आया, ग्राफ का कुछ पैटर्न ऐसे दिखा, ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये T1 टेम्परेचर पे है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो ग्राफ बना है ना, ये ग्राफ है थ्योरेटिकल ग्राफ, मतलब ये जो बॉयल्स लॉ दिया है उसकी ग्राफ है, ये थ्योरेटिकल कर्व है। तो ये थ्योरेटिकल कर्व जो आता है ये आइडियल गैस के लिए है। मतलब ये जो ग्राफ बना है वो किसके लिए है? किसके लिए बच्चों? ये आइडियल गैस के लिए ग्राफ बना है, ठीक है। लेकिन आइडियल गैस तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रियल गैस पे एक्सपेरिमेंट करके उनका कर्व निकाला। तो जब रियल गैस का कर्व निकाला तो उनका कर्व कुछ ऐसे आने लगा। दिख रहा है? विजिबल हो रहा है कर्व, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये किसके लिए है? ये रियल गैस के लिए है। अच्छा, अच्छा, हम ध्यान से देखें तो ये जो थियोरेटिकल कर्व है जो आइडियल गैस के लिए है और ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो रियल गैस के लिए, इनके बीच में थोड़ा सा डेविएशन है, हल्का सा डेविएशन है कि नहीं? है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। तो फिर क्या किया साइंटिस्टों ने? सोचा कि हम टेम्परेचर T1 ले लिए, एक काम करते हैं हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करके हम T2 टेम्परेचर लेते हैं और ये जो T2 टेम्परेचर है वो T1 से कम होगा, ठीक है। तब उन्होंने प्लॉट किया तो एक्सपेरिमेंटल कर्व कुछ ऐसे आने लगी। दिख रहा है ऐसे कर्व, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल कर्व था वो कुछ ऐसे आए। दिख रहा है? अच्छा, ये कौन से टेम्परेचर पे है? ये T2 टेम्परेचर पे है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखें तो इस एक्सपेरिमेंटल कर्व और इस थियोरेटिकल कर्व के बीच में डेविएशन बढ़ गया ना, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा Yes, sir. है ना। हाँ, तो ये अनुमान लगाया गया। तब साइंटिस्टों ने ये कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे वैसे वैसे क्या होगी, जो रियल गैस है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी। समझ में आया? Yes, sir. आगे. हाँ, मतलब जो अगर हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा था? एजम्पशन माना था कि गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एकदम एब्सेंट है, ठीक है। मतलब एब्सेंट है तभी हमने बोला कि आइडियल गैस है, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट तो होता नहीं है। अगर हम मान ले कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे फोर्स कम होता जाएगा ना, कम होता जाएगा। तो जब फोर्स कम होता जाएगा तो यानी कि वो आइडियल गैस की तरह ही तो जा रहा है असम्पशन। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंटली भी सही हो रहा है और लॉजिकली सोचे तो भी सही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. हो रहा है. हाँ, तो हम बॉयल्स लॉ का एक बार डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये है डिफिनीशन कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर अ गिवन मास, ठीक है, फॉर अ गिवन मास। जब फॉर अ गिवन मास कहता है तो मास भी कांस्टेंट है, ठीक है।
ऑफ एन आइडियल गैस, हमने आइडियल गैस के लिए कर्व बनाया था, ठीक है, थ्योरेटिकल कर्व जो बनाया था, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हम आगे बढ़े। अच्छा, Yes, गैस sir. जब बॉयल्स लॉ 1661 में आया, उसके कई सालों बाद, मतलब 1783, मतलब 100 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मतलब इतना स्लो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। उसके बाद आता है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने क्या किया था, उन्होंने कहा कि हम टेम्परेचर कांस्टेंट करके गैस को देखते हैं क्या होता है। इन्होंने क्या किया, चार्ल्स लॉ ने, उन्होंने कहा कि मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूंगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो वॉल्यूम है गैस, जो वॉल्यूम है गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या हम बी अपॉन में टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख देंगे, ठीक है। तो वी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन में टी टू होगा। हाँ ना बोलो, सही है, Yes, sir. ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, हमने बॉयल्स लॉ में भी कर्व बनाया, तो हम देखते हैं कि चार्ल्स लॉ में कर्व का क्या जाता है, कैसा पैटर्न दिखता है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ ने कर्व बनाया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, किसके बीच में, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का, ठीक है। तो जब थ्योरेटिकल कर्व बनाया गया, थ्योरेटिकल कर्व क्या हो गया, आइडियल गैस के लिए कर्व, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया, ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा आया। और जब रियल गैस के लिए बनाया गया, मतलब एक्सपेरिमेंटल कर्व बनाया गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा। अच्छा, दिख रहा है, थोड़ा 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 पास में जा रहा है, पास में दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लोज होते जा रहा है ना ये, आगे बढ़ के Yes, sir. देखा गया। तो ये देखिए, टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे ये कर्व के बीच में गैप भी बढ़ रही है, कर्व के बीच में गैप भी बढ़ रही है, ठीक है। तो जो हमने बॉयल्स लॉ में देखा कि टेम्परेचर हाई करने पे रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बीट कर रही है, सेम यहाँ पे भी आ रहा है कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो रियल गैस का कर्व है वो आइडियल गैस की तरफ मूव, ठीक है। इतनी ही बात हमें इसमें जाननी थी, समझ में आया? और ये है, आप लोग खुद एक बार डिफिनीशन को सही से पढ़ें, ठीक है, एक बार खुद रीड करें, दिख रहा है आप लोग को? अच्छा हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। ये गलत है, ये मुझे लग रहा है मिसप्रिंट हो गया होगा जिसने बनाया। इसको v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t कर देना, ओके, ठीक है। Yes, sir. डिफिनीशन पढ़ लिया आप लोगों ने, हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, अब बता देना अगर लेक्चर तेज चल रहा है, स्लो चल रहा है, आप लोग बता देना। पहली क्लास है ना, तो थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा कोप अप होना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी थोड़ा मैच हो जाएगी ना, तो अपने आप क्लास अगली बार से सही चलने लगेगी, धीरे धीरे समझने लगेंगे हम चीजों को, ठीक है। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ आ गया। अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी, हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ पढ़ लिया, हमने पढ़ा चार्ल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहती है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी प्रेशर का। चार्ल्स लॉ क्या कहती है कि प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया, हमने दोनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया। क्या हम V इज डायरेक्टली, V is directly proportional T by P. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या हम इसे अब PV अपॉन में T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। Yes, sir. हाँ, तो हम P1 V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2, ये एक इक्वेशन आती है हमारी। ये चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को कंबाइन करने के बाद ये हमें एक इक्वेशन देती है, ठीक है। लेक्चर बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा या स्लो, जरा एक बार बता दो मुझे। Sir, slow चल Correct. रहा है. थोड़ा स्लो जा रहा है, स्पीड कर दूं, बढ़ा दूं? Yes, sir. अच्छा ठीक है, Yes, ठीक है sir. सर, ओके ओके, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जो अभी हमने जितनी भी पढ़ाई की अभी तक, जितना हमने पढ़ा, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या दे रखा क्वेश्चन में, ये देखिए, कह रहा है कि फाइंड V2, ठीक है। अच्छा, पहले देखते हैं ये क्या है, ये एक एयर बबल है, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है।
और ये जो पानी का जो डेप्थ है ना, नदी जैसे नदी होती है उसके अंदर जो डेप्थ होती है उसके अंदर है ये एक एयर बबल है जिसका टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वॉल्यूम V1 जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, ये एयर बबल धीरे 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 ऊपर सरफेस पे आती है, और ये जो डेप्थ थी ये 40 मीटर दे रखी है। T2 दे रखा है 87 डिग्री सेल्सियस। V2 हमें फाइंड करना है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग को इक्वेशन पिछला याद होगा, P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन में T2। तो आप लोग जरा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, ट्राई कीजिए आप लोग। सबसे पहले हमें क्या चीज निकालनी होगी? और सर जो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस में हाँ, दिया उसको केल्विन में चेंज करेंगे, गुड, वेरी गुड। और 87 वालों को भी केल्विन में चेंज हाँ, करेंगे। उसे भी हम लोग केल्विन चेंज करेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमें क्या चीज जरूरत है? फिर सर हम V2 निकालने के लिए हाँ फॉर्मूला हाँ, फॉर्मूला क्या था अभी हमने जो पढ़ा? P1 P1 V1 इज इक्वल में टू T1 इज इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, हमें P1 और P2 तो दिया ही नहीं है, ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखते हैं, ठीक है, सब लोग ध्यान दें, ठीक है, ठीक है। हाँ। अच्छा, अगर हम सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, रोजियर हाँ यहाँ पे क्या होगा इस सरफेस की बात करें तो? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। PATM होगा ना? क्या कह रहे हो यस बच्चे? सर। ठीक, अच्छा, अच्छा, ठीक है। और अगर हम इस बबल पे बात करें तो PATM प्लस में वाटर में, हम फ्लूइड में पढ़ा है हमने कि डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? ρGH, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे था बबल, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, तो हम इसे P1 मान लेते हैं। तो P1 क्या होगा? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस में ρGH, ठीक है। और P2 क्या होगा? P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, ठीक है। अगर हम ध्यान दें तो P1 जो है, T1 इज इक्वल टू PATM कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है, प्लस, अच्छा, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁵, ठीक है, इंटू में जी कितना होगा? 10, और हमने ये हाइट दे रखी है, दिख रहा है 40, दिख रहा है ना? तो यहाँ पे हम लेंगे एच की जगह पे 40, ठीक है। ऐसे ही हम P2 देख लेते हैं क्या है। P2 कितना होगा? P2 तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इसे हम 1.01 इंटू 10⁵ लिख देंगे, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसको, बहुत सिंपल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? P1 के जगह पे 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 है, फिर एक 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10⁴ और एक और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 10⁵, तो क्या हो जाएगा? 10⁵ इंटू में 4, ठीक है। अच्छा, V1 कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, तो इंटू में 1, और टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर P2 V2 अपॉन में T2 निकालेंगे, ठीक है। P2 कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या हो जाएगा? 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और हमें V2 को निकालना है, और T2 हमें दे रखा है 87 है, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो 360 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे बोला ना अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये 1.01 जो है ना उसको हम लोग सिर्फ 1 मान लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? सिर्फ 1 मान लेते हैं, इसको सिर्फ 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 10⁵ प्लस में 4 इंटू 10⁵ अपॉन में 300, ठीक है, और फिर 10⁵ इंटू V2 अपॉन में 360,
होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से 10⁵ को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 10⁵ को कॉमन लिया तो 1 + 4 5 हो जाएगा बच्चों, और नीचे 300 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 10⁵ इधर है, B2 से हमें निकालना है, और 360 टेम्परेचर दिया हुआ है। तो 10⁵ से 10⁵ कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, बचा 5। 5 से अगर 300 को काटेंगे तो कितना होगा? 60, और 60 से हम लोग 360 को काटेंगे तो कितना होगा? 6। यानी कि B2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। समझ में आया इतना? कैलकुलेशन समझ में आया बच्चों? कहीं पे कोई यस सर। अच्छा, Yes, sir. इस सवाल में एक चीज नोटिस करने वाली चीज क्या, यहाँ ध्यान से देखो, ये बबल है, इसका वॉल्यूम क्या है? V1, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, बबल ऊपर गई, इसका वॉल्यूम V2 हुआ, प्रेशर P2 हुआ, ठीक है। अच्छा, नीचे जब P1 देखते हैं तो P1 P2 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना P1? P1 यस सर। P2 से बड़ा है। अच्छा, यस सर। हाँ, अगर प्रेशर P1 बड़ा है तो वॉल्यूम छोटा होगा, वॉल्यूम 2 से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। होगा कि नहीं होगा? यस होगा। सर। हाँ, तो देखो V1 का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर, और V2 का वैल्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो बबल नीचे थी उस पर ढेर सारा प्रेशर लग रहा था तो छोटा था, जैसे ऊपर गया प्रेशर रिलीज हो रहा, ये बड़ा हो गया। तो जो लॉ दी गई थी वो देखो कितना वैलिड दिख रहा है, हमें सवाल में भी दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। अगला है हमारा अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है। अवोगाड्रो हाइपोथेसिस 1811 में, 1811 में, ये बहुत सिंपल सीधा बात बोलती है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कहती है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, Yes, yes, sir. ठीक है। Number of moles. हाँ, तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर होता है, एक मोल में क्या होता है? Na एटम, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है। अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो मोल भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसीलिए हम इसको नंबर ऑफ मोल्स भी लिखते हैं। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस बोलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है, ये तो चीजें हैं, एक बार फील करने की सोच करते क्या है। हमने क्या किया कि दो गैस लिए अलग अलग कंटेनर में, ठीक है। हमने दो गैस लिए, एक ले लिया हमने हीलियम और एक ले लिया ऑक्सीजन। अच्छा, हाँ, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हमने बॉयल्स लॉ में क्या किया था? टेम्परेचर कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या किया था? टेम्परेचर कांस्टेंट। जब एवोगाड्रो, Volume constant. प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यस देख, सर। हाँ, हम क्या करते हैं ना, दो गैस लेते हैं, ठीक है। हम फील करने की कोशिश करते हैं ये कहता क्या है, ठीक है। हीलियम गैस है, ठीक है। हीलियम गैस में कमेंट तो नहीं आ रहा, नहीं, ठीक। अगर आप लोगों को कुछ बोलना हो तो डायरेक्ट बोल लेना ना, मैं चैट पे बार बार ध्यान मतलब जाएगा तो फोकस बिगड़ेगा, इसलिए, ठीक है। हाँ, तो हीलियम गैस है, अगर हम 20 ml हीलियम गैस का लें और अगर उसमें 10 मोल हो, ठीक है, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन में भी 10 10 मोल होगा। होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 20 मोल ऑफ हीलियम में 10 मोल है। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीजन के 10 मोल्स ही 10 ml ही लूँ तो वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा? तो 5 मोल हो जाएगा। 5 मोल हो जाएगा, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो ये डिफिनेशन है रखने के लिए किताबों में भी है, हाँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मेन जो कॉन्सेप्ट था इसका यही था, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग लेक्चर पीछे चलना है। पढ़ना है कि आगे चलें? समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ तो यस आगे। सर, आ गया। हाँ ठीक है, ओके। यस सर, आगे करवा दो। ठीक है, ओके। तो अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे उसमें कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। हाँ, हमने क्या किया कि 1900 1900 में 1800 1834 में जो बॉयल्स लॉ था, ठीक है, और जो चार्ल्स लॉ था, और जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था, इन तीनों को एक साथ कंबाइन किया। बॉयल्स लॉ में क्या था? टेम्परेचर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गुड, वेरी गुड। और चार्ल्स में क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेरी गुड। और एवोगैड्रो में प्रेशर, टेम्परेचर वॉल्यूम तीनों वॉल्यूम कांस्टेंट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमने इन सर, तो इससे रिलेशन बनेगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इस वॉल्यूम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाई पी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम पी वी अपॉन में एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट आता है ना, ये होता है आर, और इसे हम बोलते हैं गैस यूनिवर्सल। कांस्टेंट। वेरी गुड। आप लोग को पहले ही सब आता है, केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है ना, गैस कांस्टेंट। केमिस्ट्री में इसको काफी अच्छे से पढ़ाया जाता है बेसिकली, यस है सर। ना? हाँ चलो, बढ़िया है। अगर आता है तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। तो पीवी बाई एन टी इज इक्वल टू आर हो गया। तो हम एन और टी को उधर ले पीवी जाते इज हैं। इक्वल टू एनआरटी, पीवी, आइडियल गैस इक्वेशन। वेरी गुड, ये आई हमारी आइडियल गैस की इक्वेशन। ये देखो, लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा मेरे से, क्या सर की क्या ड्राइंग बनाई। इसमें पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? वॉल्यूम। एन क्या है? मोल। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी टेम्परेचर। अच्छा, आर की वैल्यू जो है ना, दो अलग अलग आती है। में 8.3 इंटू, 8.4 होगा। हाँ, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है ना कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन है, वो रियल गैस उतना ओबे नहीं करती है, हर टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे नहीं करती है, ठीक है। तो इसमें क्या देता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, अभी हमने गैस, आइडियल गैस का इक्वेशन निकाला, ठीक है। तो हम एन को क्या लिख सकते हैं? ये जो मोल है, क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में रियल, मतलब वो हाँ, मास मास अपॉन। अपॉन मोलर मास। गुड, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अच्छा, ये जो मास है, हम इसको क्या डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग रो बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नीचे क्या है? मोलर मास। बस यही इक्वेशंस ऊपर इक्वेट हुई हैं, तो ये इक्वेशन आया, बस इतनी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, नो सर। कोई नो। डाउट? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, जो आइडियल गैस की इक्वेशन हमने निकाली है अभी पीछे, उसके हर एक एक जो ये वेरिएबल्स हैं, वो क्या क्या है हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है, पी प्रेशर ऑफ गैस है, हमें पता है। वी वॉल्यूम ऑफ गैस है, वो भी पता है। एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस है, देख लिया। वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मास अपॉन हाँ, मोलर मास। हाँ, याद दिया हुआ, देखो, स्मॉल एम जो है टोटल मास ऑफ द गैस है, और जो कैपिटल एम है वो मोलर मास है, ठीक है। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द गैस। और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी दो वैल्यूज है, जूल पर मोल पर केल्विन में 8.31, और कैलोरी पर मोल पर केल्विन में 2, ठीक है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें हैं, ठीक है। अच्छा, जब सबने टेम्परेचर कांस्टेंट करके देख लिया, प्रेशर कांस्टेंट करके देख लिया, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट करके देख लिया, तो भाई एक ही चीज बचा था, वॉल्यूम कांस्टेंट करके देखने। तो आए एक साइंटिस्ट, गेल लुसेक, और उसे प्रेशर लॉ भी बोलते हैं या गेल लुसेक लॉ भी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। और वॉल्यूम को कांस्टेंट करके इन्होंने बताया कि जो प्रेशर ऑफ गिवन गैस है, उसका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। जो प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक है। इसमें बस यही बेसिक बात है, और कुछ अलग का नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े।
यस सर। अच्छा अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है हम उसे आइसोकोरिक कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस। हाँ, हम इसको थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस जान लीजिए कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम उसे आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब हमने पिछले बॉयल्स लॉ में और चार्ल्स लॉ में जब ग्राफ बनाया था, तो हमने उसमें देखा था कि टेम्परेचर को हाई करने पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि इन व्हाट कंडीशन ए गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, मतलब जो रियल गैस है वो हाई आइडियल। टेम्परेचर। हाँ, हाई टेम्परेचर तो पता है, लेकिन एक और फैक्टर है जिसपे हमें लो जल, प्रेशर। हाँ लो प्रेशर, ठीक है। तो एक बार करके बता दे, सबको पता है क्या ये बात बच्चों? सर एक बार कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलो हम लोग एक बार करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो आइडियल गैस की इक्वेशन निकाली थी वो क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। हम यहाँ पे मोल को मान लेते हैं कि 1 मोल है, गैस का 1 मोल है, तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो हम इसे पीवी अपॉन में आर टी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। यस सर। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा, किसके किसके बीच में हम ड्रॉ करेंगे, पीवी अपॉन आर टी वर्सेस प्रेशर के बीच में, ठीक है। पीवी अपॉन आर टी, और ये प्रेशर हुआ। अच्छा, कितना वैल्यू रखेंगे, 1, क्यों, पीवी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा ये बात हमें पहले ही पता है। इसमें हम दो कर्व क्या करते हैं ना, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उन्होंने रियल गैस के लिए दो कर्व बनाए, दो एक्सपेरिमेंट किए। तो एक कर्व जो है कुछ ऐसा है, ठीक है। और एक कर्व जो है थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये जो कर्व है एक पास है एक दूर है, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ये जो नीचे वाला, जैसे मान लो नीचे वाला जो कर्व है उसको हम मान लेते हैं T1 टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो ऊपर वाला कर्व है उसको मान लेते हैं T2 टेम्परेचर पे। अच्छा, ये जो T2 वाला कर्व है वो इस आइडियल गैप का जो ग्राफ आया उसके करीब है ना, करीब है ना। और हमने देखा था चार्ल्स लॉ और बॉल्स लॉ में कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है और जो आइडियल गैस का कर्व है वो दोनों करीब होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो T2 है वो T1 से बड़ा है। ये तो हमें पता है कि हाँ, हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस की कर्व होगी वो आइडियल गैस को मैच कर जाएगी, ये तो हमें पता है, इसलिए हमने ये कर्व ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है बच्चों। सर इसमें जो हाँ बुक में ये ग्राफ बना है हाँ, उसके आगे जो 1 के लिए जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है उसके ऊपर जाने पर ना ये टच हो, दोनों लाइन टच हो रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने ग्राफ ही थोड़ा सा बोला ना, मेरा राइटिंग थोड़ा सा माशाअल्लाह है। अरे, तो सर उसी में डाउट भी है इसीलिए थोड़ा टच अब वो किया आगे कि जाके ना वो मैच करते हैं, ठीक है, वो आगे जाके टच करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, ठीक है। उसको सही से ड्रॉ कर दूं मैं, रुक जाओ तुम, लेकर पहले ड्रॉ, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन रहेगा तुम लोग को भी। ठीक है, ऐसे जाएगी धीरे 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 धीरे, आगे जाके वो कहीं मैच करेंगे, ठीक है। क्योंकि उतना हाई प्रेशर पे ले जाके चेक करना बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटली मतलब पॉसिबल नहीं है, इसलिए डॉटेड कर करके उन्होंने देखा कि हाँ, हाई टेम्परेचर ले जाओ तो वो बस मिल जाता है इनका आइडियल गैस के इक्वेशन के हिसाब से ये। यस सर, तो वही था क्वेश्चन कि उसने बोला था बुक में कि लो टेम्परेचर पे जो दोनों जो लाइन है वो टच कर रही है हाँ, ये यहाँ। देखो, लेकिन ये भी तो है कि हाई टेम्परेचर पे भी तो टच कर रही है। तो हाँ हाई वाला तो लिखा ही नहीं था उसमें। हाँ, तो क्या है ना, जब एक्सपेरिमेंटली चीजें जब चल रही थी तो एकदम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जाने का उतना ही नहीं था, क्योंकि एक लिमिटेड ही हाई टेम्परेचर तक हम जा सकते थे। इसलिए इस कर्व को डॉटेड 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 करके जाने दिया गया कि हाँ, ये कहीं इस एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके, हाँ।
तो हम देखते हैं ये जो T2 वाला कर्व है इस पे पॉइंट लेते हैं जहाँ पे ये कर्व कट करता है, तो ये है प्रेशर, ठीक है, जिसको हम P1 मान लेते हैं, और इस कर्व पे है जो वो कर्व को टच करता है P2। अच्छा, ये प्रेशर का ग्राफ है, तो P2 बड़ा है P1 से, P2 बड़ा है ना P1 से, तो यानी कि टेम्परेचर कम होने पे देखो ये जो कर्व है आइडियल गैस के कर्व की तरफ जा रही है, यानी कि जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगी, हाई टेम्परेचर रहेगा तब, तो पता ही है हाई टेम्परेचर रहेगा तब तो होगा ही, लेकिन जब लो प्रेशर होगा तब भी रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में, ग्राफ से समझ में आया आपको कि फिर से बताऊं? देखो ये T2 समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ यस ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा 2-3 सवाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, करेंगे आप लोग ट्राई? बहुत यस जल्दी सर, नहीं। एक मिनट। हाँ आप लोग ट्राई कीजिए, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को ना टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना। क्या बोल रहा है कि आइडियल गैस का एक अलग से लॉ बना दिया है, मान लेते हैं उसका Vp² कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बोला कि इनिशियल टेम्परेचर T मान लिया और वॉल्यूम V मान लिया। फिर कह रहा पूछ रहा है कि टेम्परेचर क्या होगा गैस का अगर उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाए। तो ये जो P और V, ये जो Vp² कांस्टेंट है, ये जो रिलेशन V और T में है ना, अगर तुम उसको V और T के रिलेशन में ला दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। समझ में आया? आप लोग ट्राई कीजिए, फिर बताता हूँ मैं। करेक्ट, हिमांशी, सी, बिल्कुल सही है। और लोग ट्राई कीजिए। अच्छा ठीक है, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है बोलने में वो मैसेज कर सकते हैं, मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। सर आप सॉल्व करके बता दीजिए। अच्छा मैं सॉल्व करके बता दूं? ओके, यस सर। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बोल रहा है कि ये एक एडिशनल लॉ है। क्या कह रहा है? Vp² कांस्टेंट कह रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या हम Vp² को P इंटू V इंटू में P कांस्टेंट लिख सकते हैं? वही बात है, बस मैंने अलग अलग करके लिख दिया है कि नहीं? यस। ठीक है। अच्छा, PV = NRT हमें पता है, आइडियल गैस की इक्वेशन है, ठीक है। PV = NRT हमें पता है ना, ठीक है। तो हमने PV की जगह पे NRT लिख दिया, PV की जगह पे, ठीक है। यस सर। हाँ, अच्छा, प्रेशर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम को इधर लेते जाओ तो क्या हो जाएगा, एन, NRT/V। वेरी गुड, NRT/V, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मोल जो है वो कांस्टेंट होगा, क्यों? क्योंकि एक आइडियल गैस लिया है, वो गैस चेंज नहीं है, तो जो मोल अभी है वो मोल बाद में रहेगा, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि 1 मोल के लिए ही है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 मोल के लिए तो मोल कांस्टेंट हो गया। आर यूनिवर्सल कांस्टेंट हमें पता है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, टी इंटू में T/V, और जितना भी कांस्टेंट हम इधर लेते आएंगे तो वो कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, T² / V कांस्टेंट। अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, T1² / V1 = T2² / V2, इतना लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, इनिशियली टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है, तो यानी कि T1 और V1 हमें पता है, तो हम लोग T1 की जगह पे T² लिख सकते हैं और V1 की जगह पे V लिख सकते हैं, क्यों बच्चों? यस सर।
हाँ, और टेम्परेचर हमें पता करना है, फाइनल टेम्परेचर, व्हाट विल बी द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर पता करना है, यानी कि T2 तो हमें पता करना है, तो T2 का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होगा, बोल रहा है एक्सपेंड हुआ कितना, 2V हो चुका है, तो V2 की जगह पे हम 2V लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो ये V और ये V कट जाएगा और ये T यहाँ चला जाएगा, तो जो T2 स्क्वायर है वो 2T स्क्वायर हो जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2T। किसी एक ने सॉल्व किया था, अच्छा विनोद ने भी सॉल्व किया है, गुड, वेरी गुड। हिमांशी और विनोद दोनों लोग का सी ऑप्शन है करेक्ट है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी क्या है ना, हम लोग एक दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ के जो पॉस्टुलेट्स वगैरह हैं वो हम अगले क्लास से डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ क्या चीज़ें पढ़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई कर रहे हैं आप लोग। यस सर, कर रहे हैं ट्राई। हाँ करो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, यहाँ पे 1 मोल ऑलरेडी दे रखा है इधर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग के इसके बाद भी कोई क्लास है? नो नो सर। अच्छा ठीक है, हो गया सॉल्व। सर, थोड़ा सा हो रहा है, आगे नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, चलो हम ट्राई करते हैं साथ में, ठीक है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक 1 मोल ऑफ आइडियल गैस passes through a process where the pressure and volume obeys a relation, रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन है, रिलेशन है T इज इक्वल टू P नॉट ब्रैकेट 1 - 1/2 ब्रैकेट V नॉट अपॉन में V का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखा है, इसने पहले ही बता दिया कि जो पी नॉट है और जो वी नॉट है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो पी नॉट है और वी नॉट है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, आगे कोई भी कुछ भी हो, ठीक है। पूरे प्रोसेस में पी नॉट और वी नॉट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ इट्स वॉल्यूम चेंजेस। अच्छा, वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम अगर चेंज हुआ तो हमें टेम्परेचर चेंज पता करना है, ठीक है। हमें डेल्टा टी पता करना है, डेल्टा टी मतलब T2 - T1 पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें T2 और T1 दोनों निकालने होंगे, ठीक है। अच्छा, हमें क्या दिया है, V1 दिया है V0 और V2 दिया है 2V0, यहाँ पे ये V0 और ये 2V0, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, यस सर, दिए। ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखो पहले हम निकालते हैं P1, ठीक है। P1 क्या होगा, P नॉट कॉन्स्टेंट है, 1 - V नॉट कॉन्स्टेंट है, तो V की जगह पे हम V1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो V1 की जगह पे क्या होगा V नॉट, तो V नॉट और V नॉट कैंसिल होके 1 आएगा, ये पूरा इक्वेशन, ये पूरा सॉल्व करके 1 आएगा ना, यस ये सर, बन आएगा। हाँ, तो 1 - 1/2 कितना हो जाएगा, 1 1/2। तो P0/2 आ जाएगा। P1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें निकालना है P2, वैसे ही P2 के लिए हम इस V की जगह पे V2 रख देंगे, तो V2 की वैल्यू क्या है 2V, तो V नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो P0 1 - हाफ, तो सर, V की जगह पर हमने दोनों बार V1 और V2 मतलब क्यों हाँ रखा देखो, दोनों?
सुनो देखो ध्यान से देखो, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है पूरा, इसमें पी नॉट और वी नॉट कांस्टेंट है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो चेंज क्या होगा, ये प्रेशर चेंज हो सकता है, ये वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ये जो वॉल्यूम है उसने क्वेश्चन में ही बोला है कि वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी नॉट टू वी नॉट, यानी कि ये हमारा इनिशियल है V1 है, और ये हमारा V2 है। अगर हम इस इक्वेशन में V1 रखेंगे तो हमें P1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू रखेंगे तो हमें P2 मिल जाएगा। तो हम वही बस वैल्यू पुट करके P1 और P2 निकालना है, यस सर। ठीक है। अच्छा हम वी नॉट अपॉन में, अच्छा इस v की जगह पे V2 रखेंगे तो 2V0 होगा, तो V0 कैंसिल, तो हाफ स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये 1/4 इंटू में 1/2 यानी कि 1/8 हो जाएगा ये, P2 इक्वल टू P0, 1 माइनस 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो P2 कितना हो जाएगा, 7, 7/8। हाँ 7 P0/8, ये P2 की वैल्यू है और ये P1 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें क्या निकालना है, T2 और T1 निकालना है, ठीक है। PV इज इक्वल टू NRT हमें पता है, हमें N पता है 1 है, R कांस्टेंट है पता है, यानी कि टेम्परेचर को हम PV लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात है, सही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ सत्येंद्र कुमार आंसर डी है, बिल्कुल सही बात है, आंसर डी है। हाँ तो हम T इज इक्वल टू PV लिख सकते हैं, तो यानी कि T2 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा P2 की वैल्यू क्या है, यहाँ दी हुई है ना, तो हम वहां पे बस रख देंगे 7 P0/8, और V2 की वैल्यू क्या है 2V0, तो 2V0 रख देंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 7 P0 V0/4, ठीक है। ऐसे ही हम T1 निकालेंगे, तो T1 क्या होगा T1V1, P1 की वैल्यू क्या है P0/2 है, तो हम यहाँ पे P0/2 रख देंगे, और V1 क्या है V0, हम यहाँ पे T0 रख देंगे, ये T1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए डेल्टा टी, तो डेल्टा टी करने के लिए क्या करना है T2 माइनस T1 करना है, वैल्यू T1 की यहाँ है, T2 की यहाँ है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7 P0/7 अपॉन में 4 माइनस में P0 V0/2, तो यहाँ पे जो डेल्टा टी होगा कितना आएगा, यहाँ पे 7 P0 V0 माइनस में 2 P0 V0 अपॉन में टोटल 4 आ जाएगा ना, तो 7 - 2 कितना आ जाएगा 5 P0 V0 अपॉन में 4, ठीक है। अच्छा हमने R को कांस्टेंट माना था तो हमने लिया नहीं है पूरी क्वेश्चन में, ये R की वैल्यू साथ में चलेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे नीचे R आ जाएगा, नीचे R हर जगह हमने छोड़ दिया था उसको, ठीक है, तो वो R आ जाएगा हर जगह। समझ में आ रहा है कि फिर से बताऊं? सर आ गया। हाँ तो ये आंसर होगा, आंसर क्या है इसका डी है, ठीक है। प्रोसेस पता चला, हमें जब इक्वेशन दिया था तो हमें P0 V0 बोला कांस्टेंट है, तो यानी कि वेरिएबल P और V है, इसने बोला वॉल्यूम को V0 से V2 लेगा, 2V0 लेगा, तो V1 दे दिया था और V2 दे दिया था, और हमें पूछा है टेम्परेचर का डिफरेंस बताओ, तो इसके लिए हमें P1 और P2 की जरूरत पड़ी, क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन पता है, आइडियल गैस की इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT, तो हमें अगर दो वेरिएबल्स का पता चल जाए तो तीसरे का हम आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि मोल तो हमें दे रखा है 1 और R हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो बस ये प्रोसेस था, T2 निकाला T1 निकाला, डिफरेंस लिया और आंसर आया, ठीक है। ये होमवर्क के लिए है, ये आपको PDF मिल जाएगा, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन कराने हैं कि रहने दें बच्चों? नहीं सर ठीक है, आप बस अभी रहने देते हैं, ठीक है। कैन आई लीव, ओके ओके वेदिका, ठीक है, क्लास अब खत्म ही हो रहा है वेदिका, ठीक है। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में आगे पढ़ेंगे, मेन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। अभी तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आई नहीं है। हम 1834 में ये जितने गैस लॉ थे ना, इनको कंबाइन करके आइडियल गैस की इक्वेशन बनाए, और अभी तक काइनेटिक थ्योरी गैस नहीं आई थी 1834 तक।
वो आती है 1873 में, और जब आएगी वो इस सारी इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए और करती भी है। तो वो सारी चीजें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। वैसे ये थोड़ा सा पहला लेक्चर था हम लोग का, तो इंटरेक्शन वगैरह जो भी चीजें थी धीरे धीरे हम लोग की स्मूथ हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा, थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगा ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास हम यही एंड करें बच्चों। ओके ओके, चलो बाय बाय, कल मिलेंगे हम लोग फिर, ठीक है। Okay, good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सर फोन में बैटरी नहीं है, कैन आई लीव? हाँ आ जाओ, क्लास हो चुका है। गुड नाइट शंकर, गुड नाइट, बाय बाय।